नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर हम बात करेंगे 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की। वहां क्या समीकरण बैठ रहे हैं, कौन सी पार्टी वहां राज करेगी, यहां पर कांग्रेस के पास ज़्यादा राज्य होंगे या फिर बीजेपी यहां पर बाजी मारेगी, क्योंकि इसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। फाइनल 2024 में है, जहां पर लोकसभा चुनाव होंगे और जहां पर तीसरी बार खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देखने लगे हैं और पार्टी भी यही मानकर बैठ गई है कि 2024 में तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन क्या 2024 में बीजेपी ही आएगी, ये 5 राज्य के विधानसभा चुनाव यहां पर तय करते हुए नजर आएंगे। जानकारी के लिए बता दें, यहां पर 5 राज्य हैं जिनमें राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। यहाँ पर 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहाँ पर तेलंगाना के चुनाव बचे हैं, बाकी राज्यों के 2 चरणों में या 1 चरणों में सभी चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 3 दिसंबर को यहाँ पर वो तारीख होगी जहाँ पर इसका चुनाव परिणाम आएगा और मतदाताओं ने यहाँ पर किसकी किस्मत में कौन सी सीट लिखी है और यहाँ पर कौन CM बनेगा या कौन सी पार्टी उनके प्रदेश में राज करेगी, ये साफ हो जाएगा। लेकिन बात आज यहाँ करते हैं तेलंगाना की, जहाँ पर भाजपा की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही। KCR, ओवैसी और यहाँ पर राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और यहाँ पर इस पूरी डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए अक्षय हैं और उनसे जानेंगे कि तेलंगाना में क्या समीकरण बन रहे हैं, बीजेपी को यहाँ कितना नुकसान हो रहा है और जो ये ओवैसी, KCR और राहुल की लड़ाई है, इसमें क्या बीजेपी कुछ फ़ायदा उठा सकती है या फिर यहाँ राहुल गांधी का चेहरा काम कर जाएगा जैसे कर्नाटक में किया था। अक्षय, देखिए दौलत, यहाँ पर तेलंगाना का जिक्र चल रहा है तो सबसे पहले बीजेपी के हालिया यहाँ पर स्थिति पर मुझे लगता है हमें गौर करने की ज़रूरत है। 2018 के जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी, यानी कि एक ही यहाँ पर विधायक तेलंगाना में बीजेपी का है जिसका नाम है टी राजा सिंह, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर हाल फिलहाल में पार्टी ने निष्कासित भी किया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एकदम एंट्री उनकी हुई है और काफ़ी कद्दावर यहाँ पर फायर ब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं। लेकिन अब हमें मुझे लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव देखने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में बीजेपी को 1 सीट मिली, तो 2019 के लोकसभा चुनावों में यानी कि 1 साल बाद उसी तेलंगाना में लोकसभा में बीजेपी को 3 सीट मिली, जो बताता है कि पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो 1 साल के अंदर बढ़ा है। जिसका मतलब ये है कि तेलंगाना के जो विधानसभा चुनावों के परिणाम, अब यहाँ पहले मतदान 30 नवंबर को होना है, उसके बाद 3 दिसंबर को जो मतदान का जो रुझान आएंगे, यहाँ पर 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे, उसमें ये चीज़ तो शायद कहना गलत होगा कि तेलंगाना में सत्ता में आने वाली है बीजेपी। लेकिन यहाँ पर यह भी चीज़ देखने को मिल सकती है कि शायद प्रमुख विपक्षी दल यहाँ पर भाजपा तेलंगाना बन जाए, और अगर प्रमुख विपक्षी दल भी भाजपा तेलंगाना में नहीं बनती तो कम से कम मुझे लगता है कि करीबन 20 सीटें ऐसी होंगी तेलंगाना में जहां पर बीजेपी जो है दमदार तरीके से वापसी कर सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर बीजेपी अगर इतनी सीटें तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में जीत लेती है तो लोकसभा में भी सीटें बढ़नी है। तो यहां पर तेलंगाना में बीजेपी के लिए सब कुछ जो है पाना ही पाना है। तेलंगाना बीजेपी के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। लेकिन साउथ बेल्ट देखा जाए बीजेपी की तरफ से तो वो काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो क्या यहाँ से एक शुरुआत होगी कि साउथ बेल्ट को मजबूत करेंगे, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी साउथ बेल्ट में काफ़ी मजबूत है, तो क्या इस चुनावों में कुछ फ़र्क आएगा इन मजबूती में, या फिर यहाँ पर ज़्यादा मजबूत बीजेपी उभर के आएगी, या फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए, तेलंगाना में जिक्र करके आपने यहाँ पर साउथ बेल्ट का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं मैं जिक्र अगर करूँ यहाँ पर साउथ बेल्ट की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की कमज़ोर है साउथ बेल्ट, तो उसी साउथ बेल्ट में यहाँ कर्नाटक भी आता है, जिसके यहाँ पर 2018 से 2023 की सत्ता बीजेपी ने ही संभाली और वहाँ पर कई सांसद बीजेपी के हैं भी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कुछ सीटें वहाँ पर जीती भी थी तेलंगाना में, आपकी जगह पर कर्नाटक में, जो साउथ बेल्ट का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उत्तर भारत में जो मजबूत स्थिति बीजेपी की है वो यहाँ पर दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलती। उसमें हमारा तेलंगाना भी आ जाता है, तमिलनाडु भी आ जाता है, कर्नाटक भी आ जाता है, आंध्र भी आ जाता है। लेकिन इस दफा यहां पर यह चीज है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसमें पाने वाली स्थिति में है। एक और जहां पर तेलंगाना के विधानसभा चुनाव है, जहां पर एक विधायक मौजूदा वक्त में है, तो आने चुनाव परिणाम जो आएंगे उसमें बीजेपी के लिए पाने के लिए होगा खाने का। मुझे नहीं लगता कि एक विधायक को इतना कुछ होगा कि वो एक विधायक भी ना आए। और साउथ बेल्ट की कमजोरी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, जिसमें यहाँ पर YS जगनमोहन रेड्डी की फिलहाल सरकार है, उस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर रही है और बहुत सी चीजें वहां पर भी ऐसी हैं। यहाँ पर YS जगनमोहन रेड्डी के आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उनके खिलाफ, वहाँ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, वहाँ पर
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के लेकर बीजेपी के फेवर में माहौल आंध्र में तैयार हो रहा है। तो हालांकि विधानसभा चुनाव आंध्र में नहीं है, लेकिन लोकसभा में जो है कहीं ना कहीं पार्टी अब आगे बढ़ रही है दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, जिस तरह से आपने जिक्र किया। इसके अलावा आपने यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जो कहीं ना कहीं साउथ में मजबूत है। अगर वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में अगर कांग्रेस पिछड़ रही है, तो देखिए अगर यहाँ पर कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत है तो वहाँ पर वो अपनी मजबूती खो रही है। क्योंकि ये चीज़ हम उत्तर प्रदेश से समझ सकते हैं। एक वक्त हुआ करता था सूबे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, और पूरे उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की 80 में से 2 लोकसभा सीटें अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का घर मानी जाती थी। और उन्हीं 2 लोकसभा में से अमेठी में यहां पर कांग्रेस को 19 में हार मिली। इसकी बड़ी वजह थी समाजवादी पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को उभरना। ऐसे में दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही है तो कांग्रेस दक्षिण भारत से भी कमजोर हो रही है। यहाँ पर 3 चेहरे हैं, मोदी, राहुल और ओवैसी। यहाँ पर राहुल ओवैसी की लड़ाई चल रही है। वो उनको उसकी बी टीम कहते हैं तो वो उनको उसकी बी टीम कहते हैं। लेकिन केसीआर यहाँ पर शांत हैं। वो जो पार्टी अभी राज कर रही है वो पूरी तरीके से शांत है। तो क्या इन सब की लड़ाई में वो कुछ फ़ायदा यहाँ पर उठा रहे हैं, या फिर यहाँ पर राहुल ओवैसी के चक्कर में बीजेपी फ़ायदा उठा लेगी? देखिए केसीआर पर हमें ये चीज़ समझनी होगी, कोई एक हमला नहीं है केसीआर पर। मुझे लगता है मैं चौतरफा ही हमला से कहूँगा। हालांकि जो प्रमुख दल केसीआर के खिलाफ है उनमें बीजेपी और कांग्रेस ही है, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बीजेपी और कांग्रेस जो आरोप यहाँ पर केसीआर पर लगा रही है वे एक समान आरोप है। दोनों ही दलों के द्वारा, दोनों ही दलों के राजनीतिक नेताओं के द्वारा राजनीतिक रैलियों में ये बात कही गई कि केसीआर ने पिछले 5 सालों में सरकार अपने फार्म हाउस से चलाई है, ना कि विधानसभा से, ना कि यहाँ पर एक तरीके से सरकार चलाई है। तो केसीआर की खामोशी की एक तो बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं वे इस बात से भलीभांति परिचित है कि सत्ता विरोधी लहर है। 10 साल से राज्य पर राज वे कर रहे हैं। दोनों विधानसभा उन्होंने जीती है, 13 की 18 की जीती है। इस बात से वे वाकिफ है, और वे इस बात से भी वाकिफ है कि जो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी है उनका हमला एक तरह का हो रहा है, एक समान हमला है। ऐसे में वो खुद को बचा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सब आरोप प्रत्यारोप से अलग वो कहीं ना कहीं अपनी राह पर चल रहे हैं और अपनी सत्ता बचाने की पूरी तरह से कवायद में लगे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर केसीआर जो है अपनी सत्ता बचाने की कवायद में लगी हुई है। चुनाव यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। मुद्दे चुनाव से जुड़े हुए भी कई सारे हैं, क्योंकि सवाल लगातार ईवीएम पर उठ रहे हैं। सवाल लगातार ईवीएम पे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक जितने भी चुनाव देखे वहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहीं। और तेलंगाना साउथ बेल्ट में देखा जाए बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इसी कारण से हमला उनके ऊपर होता है, और उनको यहाँ पर कहा जाता है कि ईवीएम की सेटिंग करके बीजेपी जीतती है। ये हमला कांग्रेस करती है, ये हमला यहाँ पर ओवैसी करते हैं, यहाँ पर ये हमला समाजवादी पार्टी करती है, यहाँ पर ये हमला बीएसपी करती है। यानी देखा जाए पूरा विपक्ष दल, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल यहाँ पर यही हमला करते हैं। तो क्या अक्सर यहाँ पर हमने जैसे मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, उसके बाद राजस्थान में भी देखा, तो क्या तेलंगाना में भी देख सकते हैं कि ईवीएम से जुड़ी कोई खबर सामने आए? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या अब जो सत्ता में लोग हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे, या फिर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगे? क्योंकि मुख्यतः तो आरोप ये बीजेपी के ऊपर ही लगते हैं। देखिए दौलत, यहाँ पर ये जो आरोप आपने बात करी, जिस आरोप की ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष इस बात पर सवाल उठाता रहा है। यहाँ पर हाल ही में जिन 4 राज्यों में जहाँ पर चुनाव संपन्न हुए, मतदान यहाँ पर संपन्न हुए, उस दौरान भी कई जगह देखने को मिला, कई जगह से खबरें आई। एक जगह तो खबर यह आई थी कि ईवीएम यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहाँ से गायब होकर पास के कब्रिस्तान की कब्र में दफन यहाँ पर ईवीएम मिले। इसके अलावा कुछ ईवीएम खराब मिले, तो कई तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन यहाँ पर आरोप की आपने बात की, तेलंगाना में अगर ऐसी स्थिति होती है तो मुझे लगता है यहाँ पर प्रमुख रूप से आरोप इस दफा जो है वो यहाँ पर केसीआर की बीआरएस पर जाने वाला है। क्योंकि आरोप अगर इसी स्थिति आती है तो आरोप जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों द्वारा, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, कि केसीआर अपनी सत्ता बचाने के लिए अब गैर लोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे हैं और ईवीएम को ही कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ मतदान ही ना पड़े, और मतदान नहीं पड़ेगा तो सत्ता आखिर कैसे जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल कई सारे थे, इनका जवाब यहाँ पर अक्षय ने दिया। और मुद्दे अभी भी कुछ ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर सियासी गर्मी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन सब पे भी लगातार चर्चा करेंगे और उस पर नज़र बना के रखेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और तेलंगाना को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, उस पर भी अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।